नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या आप अपने बच्चों के लिए जो खिलौना खरीदते हैं उसकी क्वालिटी पर गौर करते हैं? क्या आपको पता है कि घटिया दर्जे के खिलौने आपके बच्चे की सेहत बिगाड़ सकते हैं? दरअसल सरकार ने बगैर BIS मार्क वाले खिलौनों पर सख्ती दिखाते हुए घटिया खिलौनों की बड़ी खेप जब्त की है। आज हम नकली खिलौने के खतरे पर चर्चा करेंगे, दोयम दर्जे के खिलौने से होने वाले खतरे को समझेंगे, जानेंगे कि इन खिलौनों में इस्तेमाल केमिकल कैसे बच्चों को बीमार कर सकता है। साथ ही जानेंगे कि क्या BIS मार्क वाले खिलौने गारंटी हैं कि इससे सेहत पर कोई खतरा नहीं होगा। चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बच्चों और खिलौनों में गहरा संबंध है, लेकिन बाजार में बिकने वाले नकली खिलौनों की खेप ने इस संबंध में दरार डालने का काम किया है। ऐसे में सरकार ने नकली खिलौनों को लेकर सख्ती दिखाई है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA और BIS ने बाजार में बिकने वाले बगैर BIS मार्क वाले 18,000 से अधिक खिलौनों को जब्त किया है। इनमें सर्वाधिक संख्या चीनी खिलौनों की है। छापेमारी के दौरान एयरपोर्ट के साथ बड़े स्टोर्स को भी निशाना बनाया गया। दरअसल 1 जनवरी 2021 से बगैर BIS मार्क वाले खिलौनों की बिक्री पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर खिलौने बनाने वाली कंपनियां धड़ल्ले से नकली खिलौनों को बेच रही हैं। सरकार ने शिकायत के आधार पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स स्टोर्स को भी बगैर BIS मार्क वाले नकली खिलौनों को बेचने को लेकर नोटिस जारी किया है। फिलहाल तो CCPA और BIS ने पहले दौर में एयरपोर्ट और मॉल में स्थित बड़े रिटेलरों को निशाना बनाया है। बाद में छोटे स्टोर्स को भी दायरे में लिया जाएगा। BIS ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिन्हें मामले में दोषी पाया जाएगा उन पर 1 लाख रुपए के जुर्माना लगाने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है। जानना जरूरी है कि आखिर दोयम दर्जे के खिलौनों में वो कौन कौन से खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो बच्चों को बीमार कर सकते हैं। दरअसल खिलौनों को फायर प्रूफ बनाने के लिए ऑर्गेनोफॉस्फेट एस्टर यानी OPACE का इस्तेमाल होता है। इसके संपर्क में आने से बच्चों का IQ लेवल कम हो सकता है। साथ ही उनकी एकाग्रता और मेमोरी पर भी इसका असर पड़ सकता है। वहीं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की माने तो मुलायम प्लास्टिक से बने खिलौनों में थायलेट नामक केमिकल होता है, जो बच्चों की किडनी और लिवर को प्रभावित कर सकता है। साथ ही थायलेट के संपर्क में आने से बच्चों की हड्डियों के विकास में भी बाधा आ सकती है। चीन से आने वाले खिलौनों की खेप में तय सीमा से अधिक आर्सेनिक, लेड और पारा पाया गया है। इससे स्किन कैंसर का खतरा हो सकता है। द डेनमार्क टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने भी अपनी स्टडी में पाया है कि बच्चों के 25% खिलौनों में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सेहत के लिहाज से खतरनाक होते हैं। फिलहाल तो सरकार ने बगैर नियम कायदे के बिकने वाले खिलौनों पर अंकुश लगाने के लिए कई और कदम भी उठाए हैं। खासकर सरकार ने करीब दोयम दर्जे के चीनी खिलौनों को बाजार में कम करने के लिए करीब 160 चीनी कंपनियों को BIS सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। वहीं देसी कंपनियों पर भी BIS मार्क का पालन करने पर दबाव बनाया है, ताकि सेहत खराब करने वाले खिलौने हमारे नौनिहालों को अपनी चपेट में ना ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय सबसे पहले आज के मेहमानों का करा दें। पीयूष महापात्रा साहब हमारे साथ हैं, सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं टॉक्सिक लिंक के। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ हैं असीम सान्याल साहब, जो कि COO हैं कंज्यूमर वॉइस के। सान्याल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अब ये जो आज पर्टिकुलर जो कार्रवाई हुई है, जो हमारे सामने आई है आज रिपोर्ट के रूप में, 18,000 से ऊपर टॉयज, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसमें एमलीज है, इसमें आर्चीज है, हाई एंड जो ब्रांड्स हैं उन पे छापेमार कार्रवाई हुई है। तो इसको किस कैटेगरी में फिलहाल रखा जाए? इनको क्वालिटी मार्क नहीं होने की वजह से या फेक लाइसेंस होने की वजह से क्या हम काउंटरफीट या हम डेंजरस टॉयज की श्रेणी में रखें? I think first of all, namaskar. I think I would like to congratulate BIS and the government of India to take this very decisive actions against these companies and these manufacturers who are not complying with the BIS standard. I think this is a very important steps from the health and health perspective of the children. I think I really congratulate for this decision. On this issue of categorization, I think there may be होता है काफी टाइम्स दूसरे काउंटरफिट खिलौना भी आता है. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग्स इन इंडिया आल्सो, इन मेनी कंट्रीज आल्सो. सो बट द थिंग इज दैट दिस इज
this is the things need to do a assessment by the BIS. BIS can be better to understand whether these are counterfeit. But if this order has come in 2020 and no one is complying, I think that the BIS has the full right to seize this toys. And आपको बताना चाहता हूँ कि toys is a very important part of the children. आप already you have told that chemicals are being used. हमने 2006 में पहले एक स्टडी किए थे टॉक्सिक लिंक ने, उसमें काफी हैवी मेटल्स मिला था. उसके बाद CSH का भी स्टडी आया था, थैलेट्स आया था. Then there is a standards came up in 2011. But most important decision taken on this BIS that order came which mandate that all these toys should be gone for the BIS standards. I think we need to see whether these toys are actually fake or these company made. That is a very typical question that BIS can perhaps better tell on these things. But हमारे साथ बिल्कुल नहीं, ये वाकई में ये थोड़ा सा हमको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, इसमें दो लेयर्स हैं. इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं. विपिन निझावन साहब हमारे साथ हैं, वीपी हैं द टॉयज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के. मे बी इज द राइट पर्सन टू आस्क ये वाला क्वेश्चन. विपिन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर. विपिन साहब दो तरह की चीजें हैं. नंबर वन, एक तो जो टॉयज बिजनेस को जो प्रॉब्लम आ रही है इन काउंटरफीट, अनवेरिफाइड या चेक्ड आप कह सकते हैं, क्वालिटी मार्क नहीं है, फेक लाइसेंस है इनके पास. एक तो ये बिजनेस की सेहत को खराब कर रहे हैं, दूसरा बच्चों की सेहत पे. मैं फिलहाल आपसे पूछना चाहूंगा, सवाल मेरा यही था क्योंकि आज जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हैमलीज और आर्चीज जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की, हाई एंड कंपनीज पर छापेमार कार्रवाई हुई है. तो इसको हम पहले किसके लिए ज्यादा हानिकारक समझें? बच्चों के लिए ज्यादा हानिकारक है, काउंटरफीट है ये, या फिर ये सिर्फ लापरवाही कर गए, क्वालिटी मार्क नहीं लिया, फेक लाइसेंस ले लिया, क्वालिटी ठीक है? किस कैटेगरी में आप रखेंगे इनको? देखिए सर, हैमलेस इज द बिग ब्रांड, अच्छे ब्रांड है वो लोग, और हम भी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई सब स्टैंडर्ड चीज बिके. हम भी चाहते हैं कि बच्चे की सेफ्टी के साथ कभी हमारे बच्चे किसी गलत चीज के साथ खेले या कोई गलत खिलौने को हाथ में पकड़े. हम लोग खुद सेफ्टी में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं. हम नहीं चाहते कोई भी खिलौना बिना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के आए. हमारे भी बच्चे हैं, कल को कोई चीज गलत होती है तो हमारा भी नुकसान है, हमारे बच्चों का भी नुकसान है. तो कोई सब स्टैंडर्ड चीज हम भी नहीं चाहते मार्केट में जाए. लेकिन हैमलेस और जिनकी आपने आज चीज जो बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करी, मे बी पॉसिबल उनकी कोई लापरवाही होगी या उनके पास कोई ऑल स्टॉक पड़ा होगा जो उन्होंने सेल आउट नहीं किया. क्योंकि क्या रहा कि आप भी जानते हैं कि कोई पीरियड ऐसा रहा, पीछे पैंडेमिक था, कोविड पीरियड था, जिसके कारण कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बिक पाए. इन्होंने जो टाइम पीरियड दिया था उस टाइम पीरियड में नहीं सेल आउट पाए, ऑफलाइन सेल नहीं थी, बाजार में लोग सामान लेने नहीं जा रहे थे. तो हो सकता है कुछ पुराना स्टॉक रह गया हो, या फिर कुछ ऐसा भी होता है कुछ फेस्टिव आइटम्स होती है जो फेस्टिवल्स पे बिकती हैं, वो फेस्टिवल खत्म हो जाता है तो स्टॉक में पड़ी रह जाती हैं. हाँ, लेकिन विपिन साहब आप सही कह रहे हैं, स्टॉक वगैरह का इशू हो सकता है. लेकिन देखिए, हम अपने बच्चे के लिए जब कोई टॉय लेने जाते हैं, हम अगर गली मोहल्ले की किसी छोटी दुकान पर जा रहे हैं, हम वहां पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर इस तरह से लापरवाही हो रही हो. लेकिन हैमलेज, आर्चीज, ये ऐसे ऐसे हाई एंड ब्रांड है कि हम आंख बंद करके इन पे विश्वास करते हैं. तो यहां पर अगर ये लापरवाही हो रही है तो ये इशू तो बड़ा है सर. फिर ये गलत है. आप उन लोगों को देखना चाहिए कि इस तरह के टॉयज वो लोग नहीं परचेज करें, या उनके पास स्टॉक में पड़े हैं तो उनको डिस्पोज करें, उनको वापस करें. ये लॉ था कि आपको इस टाइम पीरियड के अंदर उसको वापस करना चाहिए था, या उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए था, जो उनकी गलती है, जो उनकी लापरवाही है. एब्सोल्युटली. अब जरा मैं सान्याल साहब के पास चलना चाहूंगा. जो आप छोटे दुकानों की बात कर रहे हैं, हाँ. तो मैं भी चाहूंगा कि एक कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए. कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि क्या बीआईएस स्टैंडर्ड्स हैं, क्या उसके फायदे हैं, बिल्कुल क्यों हमें बीआईएस खिलौना खरीदना चाहिए. ये चीजें ना कि वो पैसे के पीछे भागे, सब स्टैंडर्ड चीजों को उठाएं, बिल्कुल चीजों को उठाएं जो सस्ते हैं. आपने सही कहा, चाइनीज खिलौने सस्ते हैं, सब स्टैंडर्ड खिलौने होते हैं. वो पैसे को ना देख के, बिल्कुल निजाम साहब, आपने सही इशू रेज किया है. आज हम इसी शो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम इस पर भी बातचीत करेंगे, उसमें हम आपकी भी मदद लेना चाहेंगे, जो अवेयरनेस हम अपने दर्शकों तक देना चाहते हैं. लेकिन इस वक्त हम चलते हैं सान्याल साहब के पास. सान्याल साहब, अपार्ट फ्रॉम ये जो रिटेल स्टोर्स हैं, हाई एंड ब्रांड्स हैं, इश्यूज जो हुए हैं, नोटिसेस, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी गए हैं, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, दूसरे भी हैं, जो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इन्होंने वायलेशन किया है क्वालिटी नॉर्म्स ऑफ टॉयज का. कितना खतरनाक इसे आप मानते हैं? बच्चों के जीवन से खिलवाड़, बिजनेस पे तो हमने बात कर ली, लेकिन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ शायद सबसे बड़ी चिंता है. देखिए, फायलेट्स और हेवी मेटल्स वाली जो चर्चा है टॉयज के ऊपर, खिलौने के ऊपर, बच्चों के खिलौने के ऊपर, ये
तकरीबन 2011 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये ड्राफ्ट स्टैंडर्ड जो है 2012 11-12 के तक हमने निकाल भी दिया था और 2021 में तो ये लॉ बन गया था। तो 2021 से लेके 1 साल 1.5 साल हो गए हैं और इस मुद्दे को लॉ बनते हुए जो है ये दुकानदारों तक ये बात पहुंची नहीं। आप कंज्यूमर की उपभोक्ता की जागरूकता की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स की बात करें तो उनमें भी जागरूकता नहीं है। तो सबसे पहले तो एक मापदंड हमें तय करना चाहिए कि लॉ तो हमारे यहाँ बनते रहते हैं, एक्ट और रेगुलेशन। सानियाल साहब, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं अपनी टीम से बोलूंगा थोड़ा आपका ऑडियो ठीक करें, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। देखिए, आम बच्चे की सेहत से जुड़ा हुआ ये इशू है। सबसे बड़ी बात ये है, क्या हम कहीं से ये थोड़ा समझ पाने में, पीयूष जी, क्या आपको ये समझ में आ पा रहा है कि ये जो टॉयज हैं बिना BIS मार्क के, फेक लाइसेंस के, सब स्टैंडर्ड या बिना रेगुलेशन को पार किए हुए ये पहुंच कैसे जाते हैं? अगर ये विदेश से आ रहे हैं तो फिर कस्टम ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं? और अगर ये हमारे देश के बने हुए मैन्युफैक्चर्ड खिलौने हैं तो फिर इनकी फैक्ट्री से और दुकान तक आने की जो प्रक्रिया है पूरी लंबी, वो निगरानी क्या हुई नहीं? कहीं ना कहीं आप जो बता रहे हैं इसमें तो छूट हो रहा है हमारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप देखेंगे अभी एसिड भी आ गया था, एसिड भी बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो रेगुलेशन है इंडिया में कहीं ना कहीं वीक है और मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टॉक्सिक लिंक ने भी स्टडी किया था। वी आर ऑलरेडी रोड टू दिस कंसर्न ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ DGCA रिगार्डिंग दैट। हमने काफी क्रीम मिला था जो कि स्किन लाइटिंग क्रीम, जिसमें मर्करी मात्रा बहुत ज्यादा था, 1,10,000 ppm तक था। ऑल दीज आर कमिंग थ्रू दिस ऑनलाइन पोर्टल्स, दे आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, अदर कंट्रीज, थाईलैंड। सो ये भी इश्यूज हुआ था। तो ऑनलाइन पोर्टल में हमने भी स्टडी किया है, हमने ऑलरेडी लेटर भी लिखे थे इनको। दे आर सेइंग दैट वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल बट दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल। आपका मार्केट पोर्टल में कोई ना प्रोडक्ट, यू कैन नॉट सेल इलीगल प्रोडक्ट्स। देखिए 2020 के 21 के बाद जब से लॉ लागू हुआ 1 ईयर के बाद, all these products which are being sold in this online portal without any BIS mark, these are illegals. So how you can sell these illegal products? You have to cross check also. That cross check is not only from the government side. Government has a limited monitoring, वो भी करेंगे, but what you are doing, you have a big business houses, you have a huge money and you are one of the biggest entrepreneurs, many are biggest entrepreneurs across the globe, MNCs है। आप तो दूसरे कंट्री में नहीं करते हो। If you go to US and other countries, they have a very strict provisions on selling the product in online portal. But why this, there's gaps are there in India? So it's not about only the people. हम तो पीपुल तो जो ऑनलाइन पोर्टल का ब्रांड देख के खरीदते हैं, प्रोबेबली ये अच्छा ब्रांड, यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल अच्छा है, हम वहीं से सामान खरीद लेते हैं, वो देख के खरीदते हैं। तो उसमें प्रोडक्ट का जो क्वालिटी चेक कहीं ना कहीं वो छूट ऑनलाइन पोर्टल से भी हो रहा है, तो वो भी तो करना चाहिए। इट्स नॉट दैट ओनली द गवर्नमेंट विल डू द मॉनिटरिंग। आई थिंक इट्स अ रियली कमेंडेबल जॉब। आई थिंक देयर इज अ नीड stringent punishment also for this, selling this product in the online portal, apart from what this our friend from manufacturer told that they are selling it. हाँ, बिल्कुल बात सही है। ये बात सिर्फ ये नहीं है कि छापेमारी की आपने 18,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को जो है जब्त कर लिया। अब एक उचित कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, एक नजीर पेश होनी चाहिए, ताकि आगे से सतर्कता दुगनी हो। क्योंकि आखिरकार जैसा मैंने बताया, बिजनेस तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन बच्चों की सेहत का ये मसला है। सानियाल साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आप बताएं ये कितना बड़ा इशू है। सानियाल साहब, ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो रेगुलेशंस को स्किप किया जा रहा है, या जो धड़ल्ले से इस तरह से अवेलेबल है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, तो कितना बड़ा थ्रेट है सर ये? देखिए, ये बात जो है नंबर 1 जागरूकता की अभाव की बात है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो काफी परिपक्व है इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो हमने काफी चीजें ग्लोबल स्टैंडर्ड से ली हुई है। ये सिर्फ जो है ये मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स जो है इसको मान नहीं रहे हैं, किसी हालत में जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपने मैन्युफैक्चरिंग नॉन स्टैंडर्ड के हिसाब से करे जा रहे हैं। और मार्केट में क्योंकि हमारी जो एनफोर्समेंट है वो बहुत पुअर है, इसलिए उनको कोई डर सा साबित नहीं हुआ। ये जो आज जो कल 2-3 दिन में कदम लिए गए हैं बड़े स्टोर्स के ऊपर, ये एक सिंपल एग्जाम्पल है कि कोई भी जो बेचने वाला व्यापारी है
वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा, जबकि 1-1.5 साल ऊपर हो गए हैं लॉ को निकले हुए हैं। यानी कि एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन इसमें बहुत कमी है। जब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करते हैं तो दोनों ही जगह पे जो है इस लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। और जो सामान इंपोर्ट होते हैं उनमें भी बहुत सारी छूट जो हमें देखने को मिली है। इसके बारे में एक रिपोर्ट 2019 में एक छपी थी, मेरे को याद है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर। उसमें यह बताया गया था कि जो इंपोर्टेड है उसमें लॉ जो है कस्टम्स तक पहुंचे ही नहीं है। यानी चाइनीज गुड जो है धड़ल्ले से तब तक भारत में आ रहा था, जिसमें स्टैंडर्ड जो है कोई था ही नहीं एक्चुअली। और इसमें मापदौल की बात अगर आप करते हैं तो बेसिकली जो हमें देखना है कि बड़े स्टोर और छोटे स्टोर की बात नहीं है। जो मार्केट में सामान है और कहीं भी वो बिके, ऑनलाइन या ऑफलाइन, छोटे या बड़े स्टोर में, वो मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग ही एज पर स्टैंडर्ड्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉन आईएसआई ब्रांड अगर आपको मिलता है मार्केट में तो वो एनफोर्समेंट के दायरे में आता है और एनफोर्समेंट बहुत कड़ी है। इसमें भी एनफोर्समेंट वही है, लागू होता है, लाख रुपए के फाइन से ऊपर जा सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो जब फाइन सेम है तो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में हम कम देखते हैं और ये टॉयज वगैरह में हम बहुत ज्यादा देखते हैं, क्योंकि ये नया लॉ है, इसको कोई मान ही नहीं रहा है। तो मनवाने के लिए जो है एक ही तरीका है कि आप पनिशमेंट तय कीजिए, पनिशमेंट दीजिएगा उनको। और बेसिकली न्यूज के अंदर आना तो बहुत जरूरी है और न्यूज में आया भी है। अब हमको देखना है कि इसका जो है बीआईएस के तरफ से या सीसीपीए की तरफ से एक्शन प्लान क्या बनता है, बिकॉज एक छापे से कुछ नहीं होने वाला है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। कई छापे जो है मारने जरूरी है। अभी तो हम बड़े नाम ले रहे हैं, छोटे नाम तो अभी आए नहीं है। बिल्कुल। विपिन जी, आपके पास आते हैं और अब जरा बताएं कि ये बीआईएस सर्टिफिकेशन को अगर आप स्किप कर रहे हैं, अब कारण जो भी हो, आपको अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए। आप इतने बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे हैं कि छोटी दुकानों में छोटे जो उद्योग, जो कारोबारी हैं, उनको तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन बड़े लोगों को तो साफ पता होना चाहिए। और अगर हम इस सर्टिफिकेट को स्किप कर रहे हैं, इस प्रोसेस को स्किप कर रहे हैं, तो हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं विपिन जी? नहीं, देखिए, आप बात करते हैं अगर छोटे दुकानदारों की, तो छोटे दुकानदारों में बीआईएस ने, अभी इन्होंने बोला कि हम लोगों ने लॉ बनाया है, लेकिन लॉ में ना असल में क्या है कि कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा है। छोटे अभी 1000 के करीब लाइसेंस ही आए हैं, जबकि मैन्युफैक्चर बहुत सारे हैं। वो क्यों नहीं आ रहे, उसका रीजन क्या है कि कंप्लायंस बर्डन इतना ज्यादा है कि वो इतने छोटे स्केल के मैन्युफैक्चर हैं, वो इतना बर्डन नहीं ले सकते। फीस स्ट्रक्चर इतना ज्यादा है, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए अगर वो फीस पे करते हैं ईयरली। उसके बाद पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, उसके बाद लैब चार्जेस बहुत ज्यादा है। एक तरफ तो हम बात करें कि हमें सेफ्टी चाहिए, ठीक है, हमारे मैन्युफैक्चर सेफ्टी बनाने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन इतने सारे कंप्लायंसेस बर्डन वो लेने को तैयार नहीं है। उनकी इतनी कैपिटल ही नहीं है कि वो इतना सब कुछ लैब लगा सकें और अपने इस फीस को पे कर सकें और इतने पेपर वर्क को कर सकें। अगर ये पेपर वर्क या ये सब चीज, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टैंडर्ड टॉयज, हमें चाहिए सेफ टॉयज। अगर हमें सेफ टॉयज बनाने हैं तो हमें इस बर्डन्स को उनसे हटाना पड़ेगा, उसके ऊपर से उनको वेवर देना पड़ेगा। वो वेवर किसी भी तरीके से मिले नहीं, लेकिन देखिए, कंप्लायंस के चक्कर में अगर आप लाइसेंस नहीं ले रहे हैं, सर्टिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं, बीआईएस मार्क नहीं ले रहे हैं, तो चलिए ठीक है, मान लिया कि कुछ जेन्युइन कंपनीज होंगी जो सेफ टॉयज बना रही हैं, लेकिन कंप्लायंस के चक्कर में वो इस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन इसी का फायदा तो फिर जो नकली टॉयज बनाने वाली कंपनियां हैं, वो उसका फायदा यही तो उठा रहे हैं। तो एक की नजीर तो नकली टॉयज बनाने वाली कंपनीज नहीं है। आप, मेरे को वर्ड नहीं समझ में आया, नकली टॉयज, ठीक है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन नकली टॉयज नहीं है कोई भी। नहीं, नकली नहीं, नकली टॉयज एक अलग वर्ड हो गया है, सेफ कंप्लायंसेस एक अलग वर्ड हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूं कोई बड़ी स्टैंडर्ड टॉयज नहीं बन। नहीं, देखिए, कोई बड़ा ब्रांड है, कोई बड़े ब्रांड ने अपने कोई एक टॉय बनाया, उसके लिए रिसर्च की, उसका डिजाइन तैयार किया, खर्चा किया, उसमें पूरी तरह से खर्चा किया, लेकिन उसी का ही एक काउंटरफीट या नकली सब स्टैंडर्ड तैयार कर देगा कोई दूसरा आदमी और कह देगा साहब हमने सर्टिफिकेट इसलिए लिया था क्योंकि हम तो कंप्लायंस से दुखी थे। कौन पड़े इन चक्करों में? इलीगल एक्टिविटी होगी सर, वो तो एक इलीगल एक्टिविटी होगी। एग्जैक्टली सर, किसी की कॉपी करना, किसी की चीज को कॉपी करना, वो तो एक इलीगल एक्टिविटी होगी। बिल्कुल सर, वो कॉपी के राइट्स में भी जाता है। ये जो आप, मैं यही तो कह रहा हूं ना, दैट्स इलीगल। विपिन भाई, मैं यही तो कह रहा हूं कि आप अगर सर्टिफिकेशन से भाग रहे हैं तो आप एक ऐसा इकोसिस्टम पनपने दे रहे हैं, फिर कौन सुनेगा? नहीं, हम देखो, हम लोगों ने तो सबने बीएस ले लिया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, उन मैन्युफैक्चररों की जो हैंड टू माउथ है, जो छोटे स्केल के खिलौने का जो व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, बड़े छोटे छोटे लोग इसमें जुड़े हुए हैं।
कुछ ऐसे लोग हैं जो हैंड टू माउथ है, जिनके घरों में फैक्ट्री चलाते हैं, अनस्किल्ड लेबर्स हैं, वो लोग इस फैक्ट्रीज को चला रहे हैं। मतलब कईयों के पास तो जीएसटी नंबर भी नहीं है, ऐसे लोग हैं जिनकी सेल उनसे भी नीचे। आप उनको बोलिए कि अगर बीआईएस लेना है तो वो दे आर हैंड टू माउथ, दे कैन नॉट डू दीज थिंग्स। वो कंप्लायंस में नहीं जा सकते, इतने बर्डन्स नहीं ले सकते। वो लोग सब स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं, बट दे डोंट हैव कैपेबिलिटी टू टेक दिस लाइसेंस। तो ये अगर तो ये बाहर होना लाइसेंस वाला चाहिए। कंप्लायंस वाला बर्डन अगर गवर्नमेंट हमारे को हाँ, अगर आप सब स्टैंडर्ड भी हैं उन लोगों को, बिल्कुल सर, अगर आप सब स्टैंडर्ड भी हैं और सर्टिफिकेट भी नहीं ले रहे हैं तो सिस्टम से बाहर होना चाहिए। आपको तो होना ही नहीं चाहिए, आप तो हमारे बच्चों की जान के लिए खतरा है। नहीं, मैं उन मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ जिनका गुड स्टैंडर्ड है, पर उनके पास कंप्लायंस नहीं है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि कोई भी ऐसा खिलौना बने, हम खुद नहीं सर, लेकिन मैं एक पेरेंट हूं, जिसमें सब स्टैंडर्ड हो। नहीं विपिन जी, मैं एक पेरेंट हूं, मैं अपने बच्चे के लिए खिलौना लेने जा रहा हूं, मैं कैसे ये पता कर पाऊंगा कि इनके पास सर्टिफिकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंप्लायंस से डर रहे हैं? मुझे तो कुछ ना कुछ तो गारंटी चाहिए ना सर। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बीआईएस को कुछ लॉ ऐसे कंप्लायंस में अपने आप को रिलैक्सेशन देनी चाहिए, ताकि हमारे वो मैन्युफैक्चरर भी लाइसेंस ले सके और अपना काम कर सके, ना कि वो फैक्ट्री बंद करके किसी और ट्रेड में जाए। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि कुछ शिथिल होने चाहिए जो नियम है, ताकि जो सेफ प्लेयर्स हैं, जो जेन्युइन प्लेयर्स हैं, उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। तो इसके लिए आप कह रहे हैं बिल्कुल। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं, मेंबर्स ऐसे हैं जिनके खिलौने बहुत सेफ है, बहुत अच्छे खिलौने बनाते हैं, लेकिन क्योंकि वो दे आर इकोनॉमिकली नॉट साउंड, बिल्कुल ईज ऑफ डूइंग, एब्सोल्युटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए तो जितने नियमों में जितनी शिथिलता लाई जाए, लेकिन हाँ, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए बच्चे की सेहत से। नियमों को अगर शिथिल करना है कारोबारी लिहाज से, तो वो इसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, किसी को होनी भी नहीं चाहिए। तो सानिया साहब, यही है एक छोटा सा मतलब ये दायरा जो हमें समझना पड़ेगा कि सेफ मैन्युफैक्चरिंग, रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। आपको बिजनेस करने में प्रॉब्लम है, आप जाइए अपनी बात रखिए, लेकिन इसकी आड़ में आप बच्चों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। देखिए दीपक जी, बहुत सिंपल सी बात है कि हमने हर सेक्टर में देखा है, चाहे वो फूड सेक्टर हो, चाहे वो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, किसी भी सेक्टर को आप पकड़ लीजिए, इसमें एक बात बहुत सामने आती है कि आड़ लिया जाता है एमएसएमईज के, यानी कि छोटे मैन्युफैक्चरर्स के, कि वो कंप्लाइंट नहीं हो सकते हैं, वो जो लॉ है उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस लॉ में छूट दी जाए। ये गलत बात है, बिकॉज बच्चे जब से हम डील कर रहे हैं, जो इनको बेसिकली यूज कर रहे हैं, उनके सेहत पर जब असर पड़ रहा है, तब छोटा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखा जाता। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हम कंप्लाइंट नहीं है इसलिए कि हम छोटे हैं, हम हैंड टू माउथ है। ये लॉजिक तो हर सेक्टर में लगाया जाता है। फूड में अभी हम लॉ ला रहे हैं तो उसमें भी एमएसएमई वाला फैक्टर आ रहा है कि भाई ये तो हम कंप्लाइंट हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि कंप्लायंस की वजह से आपका बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल नहीं रह गया है, करेंगे तो कोई लॉ नहीं आ पाएगा लैंड में। सही बात है सानियाल साहब, आपने सही कहा। अगर आपको लग रहा है कि कंप्लायंस की वजह से आपका बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल नहीं रह गया है, तो आप कृपया करके बंद कर दें, आप कोई दूसरा धंधा कर ले, लेकिन बच्चों की सेहत से कृपया करके खिलवाड़ ना करें। ये तो सरकार भी आपसे कहेगी और हम जैसे पत्रकार भी कहेंगे, ना आपको प्रॉफिट मिल रहा है, सेहत का जो नहीं, सही बात जो असर है बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है। बिल्कुल सर, ना आपको प्रॉफिट हो रहा है और ना जो है आप जो है सर्टिफिकेशन या कंप्लायंस कर, तो फिर क्यों कर रहे हैं फिर? तो ये तो सरासर आपको तो खुद ही जो है बाहर जाना चाहिए सिस्टम से। बहरहाल ये ऐसा इशू है जिस पे लंबी बात की जा सकती है, लेकिन आज हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि ये पूरा का पूरा टॉयज का जो ताना बाना है, ये हमारे बच्चों के लिए कितना अनसेफ है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है, और बीआईएस मार्क अगर किसी के पास नहीं है तो उसके मायने क्या है। कभी इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे परतें इसमें बची हुई हैं, लेकिन फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। असीम जी, थैंक यू सो मच। विपिन निझावन सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।